चलो, एनसीईआरटी पढ़े थे घर पे? नहीं पढ़े हो, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, कितने लोग नहीं पढ़े थे, हाथ उठाओ। देख रहे हो, सब क्रांतिकारी है। अरे बुक नहीं है, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसमें पढ़ लो। कुछ समझ में आया था? बढ़िया से ऐसे पढ़ते रहो। देखो, धीरे धीरे जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा। तो फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज इजी है, मन करेगा, अच्छा लगेगा। फिर आप थोड़ा सा चंपक पढ़ लो, योजना पढ़ लो, कुरुक्षेत्रा पढ़ लो, फिर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, फिर आप एडिटोरियल पढ़ो। समझ में आया? यही चीज है। सर, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एडॉप्ट? एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या गोद लेना। हाँ, उसको गोद लेना भी कह सकते हो। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अब मान के चलो कि आपको अच्छी आदतों को क्या करना चाहिए? एडॉप्ट करना चाहिए। अच्छे आदत को एडॉप्ट किया जाता है, तो वही चीज है। चलो, ये कह रहा है गाइस इंग्लिश में बात करो। हाँ, ये कह रहा है एडॉप्ट का मतलब लालची होता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, अब तो कुछ टेस्ट वेस्ट भी करा दिया जाए एक दिन। कल करा दूं? चलो, कल टेस्ट करा देंगे। आपको 2-3 दिन टेस्ट करवाता हूँ। चलो, लास्ट में बात करेंगे। अभी कुछ दिन जो है क्लास में अलग तरीके से चलाना पड़ेगा, है? ऐसे राइटिंग वगैरह का भी ध्यान रखना है। हाँ, ऑन हो जाएगा, नया बनेगा, करना क्या है। हाँ, दूसरा ले लेना। चलो, क्लास 6 देखो, पहला शब्द है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता। इसे फ्रेंडली कहते हैं, यानी मित्रता होता है, दोस्ताना होता है, उसे एमिकेबल कहते हैं। तो एमिकेबल का मतलब क्या होता है? मित्रता। यानी ये इसका दो मतलब है। देखो, यहां पर ना एक रूट वर्ड है, जैसे आपको मैंने साइड वाला रूट वर्ड कराया था ना, साइड कराया था, उसके बाद लॉजी आता है, ऐसे शब्द होते हैं। तो उसी में का एक रूट वर्ड ही कह लो, ये प्रेफिक्स बन के आता है ए एम। जिस शब्द के साथ ए एम लग जाए उसका मतलब फ्रेंडली, लवली, इसी की तरह है। यानी किसी से स्नेह है, दुलार है, प्यार है, दोस्ती है, उसके लिए क्या आता है? ए एम। तो जब भी कोई शब्द है जिसमें ए एम से शुरुआत किया है तो उसका मतलब क्या होगा? दोस्ती से, लव से। आप एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे, एमिटी। जो एमिटी है ना, एमिटी यूनिवर्सिटी, ये दिखाता है किस चीज को? मतलब एमिटी यहां पर दोस्ताना को दिखाता है। यानी एमिटी का मतलब है दोस्ती से। इसी से बहुत सारे शब्द बनते हैं, एमिकेबल, एमिएबल, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। इनेमर्ड, एमरस, ये बहुत सारे शब्द आपके बनते हैं। जैसे देखो, आपको कुछ शब्द दिखाता हूं मैं। एम वाले पहले शब्द समझ लो, क्योंकि ये रूट वर्ड से काम करता है। जैसे शब्द है एम्यूनिटी, यहां पर भी क्या है? ए एम। यहां भी क्या है? ए एम। हर जगह क्या है? ए एम। तो ए एम का मतलब होगा या तो फ्रेंड या तो लव। यानी लिखा है थिंग्स दैट पर्सन लव टू हैव दैट मेक अ प्लेस कंफर्टेबल टू लिव इन। यानी एम्यूनिटी का मतलब होता है वो सारी सुविधाएं जिनको आप पसंद करते हो और जो आपके आममरा जिंदगी को आसान बनाता है। यानी जैसे मान लो कोई गाड़ी है, तो गाड़ी को आदमी पसंद करता है ना। आपकी जब नौकरी लगेगी, जब पैसा वैसा कमाओगे, तो उसके बाद घर और गाड़ी करोगे ना। तो आप उस चीज जिस दिन सोचो कि आदमी जब गाड़ी खरीदता है तो उसको बहुत खुशी मिलेगा अपने जीवन की कमाई से, क्योंकि हम मिडिल क्लास परिवार के हैं। बड़ा पैसा वाला रहता है ना, सोच जब कोई गाड़ी वाड़ी देखेगा तो सोचेगा कि हम पापा से खरीदवाएंगे। जाए किससे कहेंगे? पापा से, मम्मी से। लेकिन हम लोग के पता है कि मम्मी पापा से कह के भी नहीं है, क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं। तो जब हम लोग कोई गाड़ी देखते हैं तो मन में आता है कि हम भी एक दिन नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे और गाड़ी खरीदेंगे। यानी हम ये अपनी सोच रखते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमारा अपना तो है नहीं कि भाई पता है कि पापा से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला, तुमसे कैसे कह दे कि हमको भी बुलेट चाहिए? नहीं ना। आदमी क्या सोचता है कि जब हम कमाएंगे, जब अपने पैसे से खरीदेंगे, तो हम ये गाड़ी खरीदेंगे, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो। तो वही चीज है। तो ये सारी सुविधाएं, खास करके बहुत सारी चीजें, जैसे आप देखोगे कोई 5 स्टार होटल वगैरह में जाओगे तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। वहां पर स्लीपर तक रहता है चलने के लिए, सोने के लिए कपड़ा होता है, नहाने के लिए मान के चलो उसमें गर्म पानी, ठंडा पानी मिक्स दुनिया भर का है। हाँ, यहां पर बैठ जाओ ना बाबू, जल्दी बैठ जाओ, लेट से आती हो कहा है। और कान वान में सब लगा के मत आया करो। बैठो जल्दी।
जब कान वान में लगा के चले आते हैं, दहेज में गाड़ी लेगा। हाँ हो सकता है, ये भी सोच रखता है। हाँ कि कोई गाड़ी पसंद आया, दहेज में इसको खरीद मंगवाएंगे। है हाँ, एक से कम खचरा है सब। हाँ तो है अपना अपना। तो मेरा कहना यह है कि जैसे जो सारी सुविधाएं जो आपके चीजों को आसान बनाता है, उसे क्या कहते हैं? एमिनिटी। वहां पर देखोगे तो बढ़िया बढ़िया साबुन शैम्पू दुनिया भर का होगा, और बड़े बड़े होटल में साबुन नहीं मिलता है ना, उसमें बॉडी वॉश मिलता है। हम एक बार गए थे तो वहां पर देखे कि बॉडी वॉश है, पढ़े तो नहीं, तो उसको सोचा कि लगता है शैम्पू दिया है। शैम्पू मुंह हर जगह उसी को लगा लिया, बाल में, मुंह में, शरीर में, हर जगह। उसके लिए अलग से एक ना झाग जैसा होता है जाली नेट का, उसमें गिरा के लगाया जाता है। मैं उसको हाथ में लगा के इसे इसे पूरा तो हमको कहां पता है ये सब? हम लोग, तुम लोग को पता था ये सब ना? आए एक दिन ऐसा आएगा जब याद आएगा कि हाँ सर बताए थे। तो आज से कभी जाना, जब बड़ा आदमी बन जाना, कोई बढ़िया डीएम उएम बनना, या कोई भी एसएससी डिपार्टमेंट, हर कोई एग्जाम में, तो जिस दिन जाओगे तो देखना, तो उस पर पढ़ लेना, उस पर होता है बॉडी वॉश। उसको पहले लेके पॉकेट में नहीं रखना, उसको पहले लेके जो जाली है उस पर गिराना, उसके बाद बढ़िया से लगाना। तो अलग अलग होता है, उसमें डेंटल किट मिलता है। अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो पूरा अपना बढ़िया से साबुन, अपना ब्रश है ना, जीवा उवा सब रख के, कोलगेट उलगेट रख के जाते हैं। वहां पर आपको एक डेंटल किट मिलता है। डेंटल किट में आपको सब कुछ मिलेगा, उसमें सब कुछ रहेगा। एक छोटा सा इतना सा पेस्ट देगा, है ना, उसके बाद आपको ब्रश मिलेगा, सब कुछ मिलता है। तो वो सारी चीजों को क्या कहते हैं? एमिनिटी। वो सारी चीजें क्या आएंगी? एमिनिटी। देखो बहुत सारे अलग अलग भाषा है जिनमें लव का मतलब होता है अमोर से, एम से। ऐसे अमोर एक शब्द है जिसको स्पेनिश वर्ड है लव के लिए। अमोर एक शब्द है इटालियन जिसका मतलब क्या है? लव। अमोर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लव। इन सब में कॉमन क्या है? एम। बहुत सारे ऐसे स्पेनिश सॉन्ग होते हैं उसमें अमोर अमोर करके होता है, समझ में आया? तो वही चीज है। तो एम का रूट वर्ड है। और देखो यहां पर, जैसे हमारे यहां देखोगे छोटा लड़का लड़की कोई होगा तो उसका नाम आदमी प्यार से रखता है, नहीं चुन्नू मुन्नू ऐसा नाम रखता है। यूरोपियन साइड में एक बहुत प्यारी सी, अगर कोई, जैसे हम लोग यहाँ लड़की है बहुत प्यारी से, उसका नाम आदमी परी रख देगा, गुड़िया नाम रख देगा। वो लोग नाम रखती है अमांडा। अमांडा का मतलब है कि सी हु इज टू बी लव्ड, यानी एक कोई प्यारी सी ऐसी लड़की, मतलब बहुत अच्छी है, उसको कहा जाता है क्या? अमांडा। वो अमांडा शब्द है, मतलब नाम भी अलग अलग है। एमरस ये भी लव से संबंधित है। इनेमर्ड का मतलब होता है कि जब, जैसे इन लव विथ, कि जब किसी से आदमी प्यार में पड़ता है उसे इनेमर्ड कहते हैं। कि जैसे मान के चलो किसी को देखा, अब उसके बाद देखने के बाद ना नींद है, ना चैन है, ना करार है, तो क्या लिखेगा? कि आई वॉज एब्सोल्युटली इनेमर्ड बाई हर लुक। तो वही चीज है क्या? इनेमर्ड। इसी में आता है एमेट्री। एमेट्री रिलेशनशिप होता है, मधुरमय रिलेशनशिप को एमेट्री रिलेशनशिप कर। ये सब पता है, सब बैंक एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वो सब आता है। क्लाइट का एग्जाम दोगे ना तो उसमें आएगा ये सब। तो ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, आपको समझाने के लिए है। इनएमरिटोज, इनएमरिटास, ऐसे बहुत सारे शब्द आते। एक शब्द आपने बड़ा सुना होगा, अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब हिंदी निकालोगे तो नौसिखिया आएगा, लेकिन नौसिखिया नहीं होता है। एक बार बड़े एग्जाम में, क्लाइट के एग्जाम में डिटेल पूछ दिया था कि अमेच्योर का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है वन हु लव्स टू डू समथिंग बट ही और सी इज नॉट अ प्रोफेशनल एट इट। यानी अमेच्योर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे नहीं, बचपन की बात याद करो। बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे तो मन करता था कहां से वह साइकिल मिल जाए, कहां से मिले। कोई घर पे आया, आज समोसा लेके आओ, तो देखा कि मम्मी पापा साइकिल की चाबी देना, समोसा लाने जा रहे, नए आदमी से मांग लिया। आपको चलाने नहीं आ रहा है, आप उसमें प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आपको वो काम करने में मजा आता है, आपको अच्छा लगता है, उसी कहते हैं मैच्योर। ध्यान रखना, जब आप कोई नया नया चीज सीखते हो लेकिन आपको काम करने नहीं आता है, लेकिन आप उस चीज को क्या कर रहे हो? इंजॉय कर रहे हैं, उसे अमेच्योर कहते हैं। क्योंकि यहां पर एम लगा है, इस एम का मतलब लव से है, अट्रैक्शन को दिखाता है। समझ में आया? तो याद रखना इस चीज को। यही चीज बना है यहां पर एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता है। अब इसको याद कर लो कि एमआई का केबल, कि एमआई का जो केबल है उस व्यक्ति, एमआई का केबल वाला जो है उसके साथ मेरा क्या है? एमिकेबल है, यानी फ्रेंडली बिहेवियर है, दोस्ताना मिजाज है, उसको कहते हैं। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी।
एडमोनिश का मतलब होगा चेतावनी, वार्न करना, किसी को नहीं धमकाना, धमकी देना, उसे कहते हैं क्या, एडमोनिश करना। तो एडमोनिश का मतलब है क्या, चेतावनी देना। आपने वो ऐड देखा होगा जिसमें मुनि आके एडमोनिश करते हैं, नहीं, जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आए, है ना, तो आके क्या कहते हैं कि मार दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ये सब। लक्ष्मण जी देख लिए, कहेंगे अच्छा इतना हो गए हो कि मार दूंगा। तो वही सारी सब देखे हो, तो वही ऐड याद करना, उसमें मुनि आके क्या करते हैं, एडमोनिश करते हैं, चेतावनी देते हैं, वार्न करते हैं। नेक्स्ट है अपीज, शांत करना। अपीज का मतलब पेसिफाई होता है, शांत करना, अपीज कर देना भी कहलाता है क्या, अपीज यानी पेसिफाई। मान के चलो कोई घर है और उस घर में 4-5 टावर हो गए, धोखे से 4-5 बच्चे हो गए घर में। अब पापा है, एक सेव लेके आए, अब एक सेव, टावर कितने, 4, कैसे होगा मामला, तब रोने लगे बच्चे। अब छोटे में देखोगे कि जो 2 भाई बहन होंगे उनको बहुत बढ़िया से पता होगा बचपन से कि पापा अगर एक ही लेके आते ही नहीं थे, वो एक ही जैसा 2 लेके आएंगे। बचपन में सबसे ज्यादा लड़ाई इस बात की होती थी कि एक ही जैसा दिखने वाला चीज ये मेरा है तो ये मेरा है, होता था। अब मान लो कि घर में एक सेव लेके आए हैं, टावर है 4-5, कहां से शांति मिलेगी। अब पापा ने लगाया दिमाग, एप्पल को किया पीस और बच्चों को कर दिया अपीस, शांत नहीं। अपीस एग्जाम में कभी भी शांत नहीं आएगा। जो चीज आप देखोगे एग्जाम में कहीं आपको दिखेगा, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। आपको दिमाग लगाना है कि अपीस, एप्पल को पीस करके अपीस किया यानी शांत किया। हिंदी एक जरिया है आपको बस समझाने का। अब मैं अंग्रेजी या उर्दू में बोलूं समझ में नहीं आएगा, आपको बस मैं समझाना। भाषा, भाषा बचपन में पढ़ा होगा, भाषा उसे कहते हैं जो अपनी ठीक ठीक बातों को सामने वाले को ठीक ठीक तरीके से समझा दे। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मैं जिस भाषा के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो मौखिक भाषा है हिंदी, लेकिन लिखित भाषा अंग्रेजी है। तो इस चीज पर ध्यान देना कि एप्पल को किया पीस और बच्चों को कर दिया अपीस यानी शांत कर दिया। नेक्स्ट है अक्यूमेन। अक्यूमेन मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, शार्पनेस वाला जो होता है ना, उसे अक्यूमेन कहते हैं। अक्यूट याद कराया था आपको, अब अक्यूट से अक्यूमेन याद कर लो कि अक्यूट मैन अक्यूमेन होता है। अक्यूट का मतलब ही होता है तीक्ष्ण, इसका खुद ही मतलब है शार्प, तो वही चीज है शार्पनेस, यानी अक्यूट मैन अक्यूमेन होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। नेक्स्ट है अपैल। अपैल मतलब होता है भयभीत करना, शॉक कर देना, यानी सदमा लगाना, झटका देना, उसे क्या कहते हैं, अपैल कहते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं गुजरे वक्त के जो आपको पूरी तरीके से भयभीत करके रख देता है। नहीं, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो आप सोचोगे तो आपको सोचने के बाद लगेगा कि क्या ही हो गया था। तो वही चीज है कि आपके जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जो आपको अपैल कर देते हैं, भयभीत कर देते हैं, शॉक कर देते हैं। तो वही चीज होता है क्या, अपैल करना, शॉक करना, भयभीत करना, वही कहलाता है। तो आपके जीवन में कुछ पल हैं जो आपको अपैल करते हैं, शॉक कर देते हैं। नेक्स्ट है अबिंडन, त्याग देना। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जब एब्डिकेट कराया था तो अबिंडन के बारे में बताया था कि एब्डिकेट मतलब होता है किसी भी प्रकार का जो है पद होना या कोई टाइटल होना, उसको क्या कर देना, छोड़ देना। लेकिन अबिंडन का मतलब होता है फिजिकली किसी चीज को त्याग देना। जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर जो आउटर लाइन पर जो स्विच के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए थे उनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो वही अबिंडन कर दिया गया, त्याग दिया गया। यानी जब इंसान बन जाता है डॉन तो देश को अबिंडन कर देता है, त्याग देता है। नेक्स्ट है एब्ज्यूर, ये भी बता दिया था, त्याग देना, गिव अप करना। तो वही चीज है एब्ज्यूर। ये आदतों की बात होती है, यानी ये आदत को दिखाता है। ऐसे कोई बुरी आदत है, तुम लोग किताब कहां है, ये बुरी आदत है, इसे क्या करना है, एब्ज्यूर करना। खाओ विद्या कसम कल किताब लाओगी, लाओगी ना। तो यही चीज जो बुरी आदतें हैं उनको एब्ज्यूर करना है, यानी त्याग देना है। इसको याद करो कि अब्जूरी के सामने उसने कसम खाया है कि वो एब्ज्यूर कर देगा अपनी बुरी आदतों को। तो बुरी आदतों को त्यागने के लिए एब्ज्यूर, कोई पद त्यागने के लिए एब्डिकेट, और फिजिकली किसी चीज को छोड़ देने के लिए अबिंडन। तीनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा 2 शब्द ही नहीं है जिन दोनों का मतलब एक ही होगा। लगेगा आपको एक जैसा है लेकिन कुछ ना कुछ अंतर थोड़ा बहुत रहेगा। अगला शब्द है एपोजिट, उपयुक्त। एपोजिट का मतलब उपयुक्त, एप्रोप्रिएट होता है, यानी ये सुटेबल होता है, एप्रोप्रिएट कहते हैं। जैसे ये अपोजिट का अपोजिट है। देखो कैसे, मान के चलो गुड का मतलब क्या होता है, दिख रहा है, ये यहां पर ले लो। मैंने कहा गुड मतलब अच्छा, गुड का उल्टा
बैड। गुड का उल्टा, यानी ये गुड है, गुड का यानी गुड का अपोजिट क्या है? बैड। अच्छा, बैड का अपोजिट, तो अब बताओ इसके अपोजिट का अपोजिट ही तो है ये, यानी इसके लिए अपोजिट है। इसका और इसका मेल एक जैसा है, इसे कहते हैं अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा और अपोजिट मतलब उपयुक्त, पर्याप्त, किसी चीज के लिए वो होता है। एप्रोप्रिएट कहते हैं, सुटेबल समझते हो ना, कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, तो एप्रोप्रिएट टाइटल, अपोजिट टाइटल ये भी कह सकता है। तो किसी चीज के लिए जो एकदम जो क्या हो, अपोजिट हो, वही चीज कहलाता है उपयुक्त। यानी अपोजिट का ये अपोजिट है जिसे अपोजिट कहते हैं। जैसे मान लो कोई ड्रेस पहना तो उसे कहा कैसा लग रहा है, तो एकदम अपोजिट लग रहा है, इसका मतलब एप्रोप्रिएट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुटेबल लग रहा है। तो अपोजिट का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या है? संक्षिप्त। एब्रीविएशन आप देखते होंगे, किसी भी चीज के छोटे छोटे शब्दों को, मतलब ऊपर के जो लेटर को लेके जो शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। जैसे आप पढ़ोगे आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हाइपर का H, यहां टेक्स्ट का T, ट्रांसफर का T और प्रोटोकॉल का P। खान के ग्लोबल G और स्टडीज S। कर्नाटका में है कोलार, उसका गोल्ड और उसका फील्ड KGF। सबसे ज्यादा सोना कहां पाया जाता है? KGF में। सबसे ज्यादा हीरा कहां पाया जाता है? KGS में। तो आपने जो एक ऊपर का एक एक लेटर उठा के जो बनाया है उसी को क्या कहते हैं? एक्रोनीम। याद रखना एक रूट वर्ड ही है यहां पर एक्रो। नीम का मतलब होता है नाम। आओ थोड़ा गहराई में और उतारता हूं। मैंने कहा सिनो, प्लस कर दिया नीम, यानी समान नाम। मैंने कहा एंटो, प्लस कर दिया नीम, उल्टा नाम। मैंने कहा होमो और कर दिया नीम, यानी होमो का मतलब होता है एक रूपता, एक जैसा नाम। मैंने कहा एकरो, एकरो मतलब हाइट और नीम का मतलब होता है ना। एकरो का मतलब हाइट होता है, इसीलिए जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि एकरो मतलब हाइट। इसको याद करना क्रो से, कि क्रो मतलब कौआ। कौआ कहां रहता है? ऊंचाई पर। तो एकरो मतलब हाइट होगा, फोबिया मतलब डर होगा। इसी में आता है एनो प्लस नीम। एनो नीम का मतलब होता है गुमनाम, बिना नाम का। इसी में आता है स्यूडो। स्यूडो मतलब होता है कोई भी, मतलब इमेजिनरी नेम, उसे कहते हैं सूडो नीम। आप देखो हर जगह नीम है, इस नीम का मतलब होगा नाम। आप पढ़ते हो सिनोनिम, पर्यायवाची, उसी के जैसे एंटोनिम, उल्टा वाले। होमो एक जैसा, जैसे था ना एडॉप्ट एडेप्ट, है ना, एडॉप्ट एडेप्ट एडॉप्ट ऐसे करके था, तो वो सब क्या है? होमोनिम। इसी में आता है। एकरो मतलब हाइट है तो ऊंचाई वाले नाम, एनो मतलब बिना नाम का। तो यही चीज है एक्रोनिम, मतलब संक्षिप्त को दिखाता है, एब्रीविएशन को दिखाता है। अगला है एलिविएट, कम करना। अब आप एक बात बताओ, दो शब्द आपको करा चुका हूं, एक अबेट, एक अले। अब ये आपके आगे होना चाहिए, तो वो भी है कम करना, शांत करना, दोनों एक जैसा आएगा। ये नहीं ऐसे मान के चलो किसी को शांत कर दिया, या किसी पर जो है गुस्सा आया है, गुस्से को कम कर दिया, एक ही बात है। तो कम करना, मोलिफाई, मिटिगेट, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। एसेंचुएट ये है। आपको कल एक और शब्द कहा था अस्यूज, शांत करना, ये भी है। तो एलिविएट का मतलब ही कम करना। अभी कहा था अपीज, शांत करना। तो 3 4 5 आपको बैठ के सोचना है कौन कौन से शब्द हो चुके हैं, तब जाके तैयारी होगा। तो एलिविएट मतलब कम करना। ऑल वेट को क्या करो? एलिविएट करो। ऑल वेट को एलिविएट करो, ऑल वेट को कम करो, लेसन करना। चलो बताओ, एमिकेबल मित्रता, एडमोनिश चेतावनी, अपीस और अक्यूमेन कुशाग्र बुद्धि, दिमाग से शार्प एकदम, उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला। अपैल भयभीत करना, अबिंडन त्याग देना, एब्ज्यूर ये भी त्याग देना। दोनों तो मतलब अंतर पता है दोनों का? एपोजिट उपयुक्त, सुटेबल कहते हैं इसे। एक्रोनिम संक्षिप्त, एब्रीविएशन होता है ये चीज। एलिविएट कम करना, शांत करना, ये सब हो जाएगा। अले, अस्यूज, एसेंचुएट, मिटिगेट, मोलिफाई, ऐसे ढेर सारे शब्द बनेंगे शांत करने के लिए।
बताओ यहां तक किसी को तकलीफ? सब कुछ याद है? हाँ बिल्कुल। कोलार, कर्नाटका में एक जगह है कोलार, और कोलार की जो मिट्टी है उस मिट्टी की ऐसी विशेषता है कि बहुत पुरानी मिट्टी है और उसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, सबसे ज्यादा सोना। एक और विदेश में एक जगह था एल डोराडो, वहां भी बहुत ज्यादा सोना पाया जाता था। तो वही चीज है। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, पन्ना में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है ना। तो ये चीज है। चलो आगे बढ़े। हाँ एलिविएट कम करना। अच्छा बताओ एनसीईआरटी पढ़ा दूं कि ग्रामर? हाँ क्योंकि जो जो आप बोलो, क्योंकि आज की बात है, क्योंकि इसके बाद मैं ना आपको परेशान नहीं करूंगा। आपका एक डेट फिक्स कर दिया हूं सैटरडे को। मैं सैटरडे को स्पेशल जो क्लास है उसमें आपको, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में पता है प्रॉब्लम क्या है, 1 घंटा से काम नहीं चलेगा। तो कल ही मुझे उसे पूरा कर देना, वो अधूरा छोड़ा था मैं उसको, और मुझे उसको पूरा करना था, इसीलिए मैं कहा। लेकिन आप में से हो सकता है कि कोई ये भाई सोचने लगे कि नहीं हम तो अंग्रेजी पढ़ेंगे, हम तो इंग्लिश का है, हमने एडमिशन लिया है सर, इसे कैसे पढ़ा देंगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। चलो ना भाई अभी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी को खत्म कर देता हूं, है ना। जो कल पढ़ाया था एक्चुअली क्या है ना, इसके बाद आपको इसलिए मैं क्लास बीच में लगाया क्योंकि देखो मैं चाहता था ना कि आप कम से कम, आपको एक आदत, तुम लोग इतने कर्मफोर हो, जितने कर्मफोर और कर्मफोरनिया बहुत बढ़िया से जानता हूं कि तुम लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं करने वाले। मैं कितना भी कहता रहूंगा कि बाबू खुद से पढ़ो, खुद से थोड़ा बहुत पढ़ो, नहीं पढ़ने वाले। अब मजबूरी मुझे बनती है, क्योंकि पता है लड़का मेरे पास जब पेपर दे के आता है तो कहता है सर ना कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, 21 क्वेश्चन सही हुआ है। मैं तुरंत समझ जानता हूं कि क्लोज सही नहीं हुआ है, तुरंत समझ में आता है। अगर प्री का एग्जाम है मैं तुरंत समझ लूंगा, क्योंकि प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं। अब सीजीएल मेंस दोगे तो 40, सीएचएसएल मेंस में 40 है, सीजीएल मेंस में 45 है, तो 45 की बात करोगे ना। जब लड़का कहता है कि सर 25 में से 20 क्वेश्चन हुआ, 21 क्वेश्चन, मेरे दिमाग में सीधा घंटी बजता है कि इसका क्लोज टेस्ट खराब गया है। और इसलिए क्योंकि क्लोज टेस्ट मैं खुद ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि वो खुद मेरे बस की बात है ही नहीं। वो आप ही पढ़ोगे, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोई क्लोज टेस्ट का किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। और उसकी आदत बनेगी कॉम्प्रिहेंशन से और रीडिंग से, तभी आप क्लोज टेस्ट समझ में आएगा। इसीलिए मैंने खुद ही डिसीजन लिया था कि मैं एनसीईआरटी खुद ही पढ़ा के आपको क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन याद करवाऊंगा। चलो क्योंकि इन्हीं में से उठाता है और कहीं से नहीं। कहां तक बता दिया था? बहुत कुछ अभी पढ़ाना था। 8 क्लास की एनसीईआरटी कोई लेके आया है? कोई भी? तुम लोगों को पढ़ाने की जरूरत है ना। बहुत बढ़िया। एक मेरे बैच में सबसे बेहतरीन बैच है ये वाला। इसके बच्चे इतने ईमानदार हैं, इतने मेहनती हैं कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मिला है बाबू? कौन सा दूसरा लाके दिखा रही है? बिहार बोर्ड का है। कहा एससीईआरटी है ये ना बाबू, एनसीईआरटी। तो पढ़ाने को कोई भी पढ़ा दूंगा, लेकिन दिक्कत पता है क्या है कि आप सबके पास वो अवेलेबल हो। ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोग को। क्या है ना कि आप लोग को पीडीएफ वगैरह दे दूंगा मैं, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा, उसको निकाल लेना पहले प्रिंट आउट। जैसे मुझे, आप लोग को पता है कि सैटरडे को स्पेशल क्लास चलनी है, तो मैं किसी ना किसी माध्यम से आप तक वो पहुंचा दूंगा, टेलीग्राम के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, किसी के जरिए। आप लोग जाकर निकाल लेना फट से, और अगले दिन लेके आना पेपर पे, पढ़ा दूंगा। चलो आगे बढ़ो। है? हो जाएगा, काहे परेशान हो रहे हो? कुछ दिन में सही हो जाएगा। चलो अब देखो कहां तक बता दिया था। मैंने कहा था देखो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीजों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको कल बताया था ना कि अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसीज थी, किस प्रकार से बनी। कोई दहेज में ले लिया, तो कोई गांवे खरीद लिया, कोई इलाजे करके ले लिया, जैसे मन करे वैसे करके अपनी 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली। एक मद्रास, दूसरा बॉम्बे, तीसरा बंगाल। और पूरी तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी का ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। आप देखो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये पूरा, ऊपर से बांग्लादेश, बांग्लादेश है ये वो भी हिस्सा, और उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता था, इसको कहते थे बंगाल। भाई बहुत बाद में अलग हुआ है। उसका जो देखोगे ना तो यूनाइटेड जो प्रोविंस था उससे अलग किया गया।
यूपी का भी एरिया बहुत बड़ा था। आप देखोगे कि यहां बंगाल प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा एरिया होता था, इसीलिए उसका उतना टुकड़ा हुआ है, फिर भी देखो बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा है, बिहार अपने आप में बड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को मिला दिया गया, इसलिए बंगाल को कहा गया कि हर जगह का गवर्नर गवर्नर ही रहेगा, लेकिन बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल, क्योंकि यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी इंप्लीमेंटेड, कुछ सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और उसी चीज को कह रहा है। ये पूरी बात हो चुकी थी। चलो, क्या बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे ईच वॉज रूल्ड बाई अ गवर्नर, द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्नर जनरल, कि गवर्नर जनरल को उसकी बात माननी पड़ेगी। बाद में भले पहले नहीं माने, लेकिन बाद में आने वाले लोग माने ये बात को। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब मैंने कहा ना कि पहला गवर्नर जनरल क्यों है, क्योंकि 1772 में आया है और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और वही कह देता है कि अब जी नहीं जी जी, और उसको बन गया गवर्नर जनरल, तो इसका मतलब पहला है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कभी सवाल पूछेगा कि बताइए बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि बंगाल में घटना घटेगी। अब देखो, द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। क्लियर, यहां तक शायद हो गया था। From 1772, a new system of justice was established. Its district was to have 2 courts. देखो इसके बारे में बताता हूं। हुआ क्या कि यहां पर न्यायालय बनाया गया। ठीक है, चलो हिंदी में अपना हाथ तंग है थोड़ा। मुझे अंग्रेजी पढ़ने के पीछे यही लॉजिक था, हिंदी आता ही नहीं था। बचपन में समझ में आ गया कि हिंदी अपने से नहीं होगा, इसीलिए एक ही सहारा है अंग्रेजी। तो न्यायालय जो था, नया देखो, अब एक बात बताओ, कहीं भी आप में से किसी को अगर मना के, आप में से किसी को राजा बना किसी देश में भेज दिया जाए और कहा जाए कि आप वहां के चीजों को समझो और वहां पर अपने तरीके से कंट्रोल बनाओ, तो आप 2 चीजों में विस्तार करोगे कि वहां पर जो न्यायालय है वो बढ़िया हो, और दूसरा वहां के लोग खुशहाल रहें, और उनसे जो है सरकार तो बिना पैसे की चलेगी नहीं, तो उनसे टैक्स वैक्स का काम आता रहे, यानी टैक्स वैक्स आता रहे तब सरकार चलेगी, तभी तो। इसीलिए हमेशा देखोगे कि सरकारी कर्मचारी को हमेशा कहा जाता है कि तुम्हारा जो घर का रोटी जलता है ना, वो भी एक आम आदमी के दिए टैक्स से चलता है। कारण यही है कि आम आदमी टैक्स नहीं देगा तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा, सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो सरकारी नौकरी वालों को पैसा नहीं मिलेगा। अब न्यायालय के क्षेत्र में यहां पर 2 चीजें देखी गई। पहला, एक जो न्यायालय बनाया गया उसको कहा गया दीवानी। क्या है, दीवानी। और दूसरा न्यायालय बना फौजदारी। फौजदारी यानी यहां पर है दीवानी न्यायालय और दूसरा है फौजदारी। दीवानी न्यायालय का मतलब है कि जहां पर आप कोई जमीन उमीन का मामला है, परिवार में अलग होने का मामला है, बेटे को गोद लेने का मामला है, ये सब कौन देखेगा, दीवाने। यानी ये पूरी तरीके से टैक्स वैक्स के लिए है कि टैक्स वैक्स सही से आता रहे। फौजदारी का मामला क्या है कि किसी व्यक्ति को मारपीट कर दिया, तो मारपीट कर दिया तो गिरफ्तारी होगी ना, तो इसीलिए ये बनाया गया फौजदारी। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल और इसको इंग्लिश में कहते हैं सिविल, इसीलिए सिविल कोर्ट होता है। जब आगे पढ़ोगे कि लॉर्ड कर्नवालिस आया था तो इसी के लिए बनाया था सीपीसी, यानी सिविल प्रोसीजर कोर्ट, और यहां पर बना दिया गया सीआरपीसी। तो सीपीसी और सीआरपीसी ये 2 टाइप के होते हैं। इसको दीवानी न्यायालय को कहा जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मान के चलो 2 भाई में जमीन का मामला है और दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं जाएगा अदालत तक, तो आप सरकार मतलब पुलिस आप तक नहीं पहुंचेगी, दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो किसी का मार के सर फोड़ दिया और कहा कि एफआईआर तो किया ही नहीं, उसको रोक दिया कि एफआईआर मत करना, तो क्या पुलिस आपके घर नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। क्योंकि आपने किसी, ये पर्सन टू पर्सन है लेकिन ये पर्सन टू स्टेट है कि आपने स्टेट के बनाए नियम का उल्लंघन किया, इसीलिए आप पर एफआईआर होना तय है। तो यही 2 न्यायालय बने, एक फौजदारी और दूसरा बना दीवान। इसके ऊपर क्या हुआ कि इसे देखोगे क्या है ना कि दीवानी मामला हो फौजदारी मामला हो, इसके ऊपर जो है एक और न्यायालय बनाया गया और इस न्यायालय को कहा गया कि ये जो न्यायालय है, इस मतलब ये जो न्यायालय है इनके ऊपर हो गया सदर। इसको क्या कहते हैं, सदर। ये क्या है, सदर। अब ये सदर क्या कहता है कि सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत। ये सदर क्या होता है, ये अपीलीय न्यायालय थी। अपीलीय न्यायालय का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अगर एक जगह संतुष्ट नहीं है तो वो अपर कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। आज भी देखोगे कि क्या होगा, सदर बाजार होता है,
सदर थाना होता है, इसको मुख्य कहा जाता है। तो आप यहां पर देखोगे, यहां पर लिखा है कि फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस was established. Each district was to have 2 courts. कितने कोर्ट्स? 2 कोर्ट्स। अ क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत, एंड अ सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। मौलवीज एंड पंडित्स, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स। अब हुआ क्या कि हर किसी को फैसला देने का अधिकार दिया गया। जैसे यहां पर क्या था ना कि यहां पर दीवानी न्यायालय के लिए, दीवानी का मतलब पैसा टका लेना है, तो यूरोपियन जज बैठते थे। और यहां पर बैठ गया कि 2 टाइप के लोग, हिंदू और मुस्लिम। तो यहां पर मुसलमानों के लिए कौन बैठ गया? मौलवीज, और हिंदुओं के लिए पंडित। अब कहां कहां से सजा देंगे ये लोग? तो हिंदुओं के लिए बहुत सारे जो है ऐसे चीज थे, जैसे देखोगे कि इनके लिए कुछ किताबें हैं, है ना, उन किताबों के आधार पर दिया गया। बहुत सारे याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृति कहा जाता है, जो है मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पुरातन स्मृति, उन सारे स्मृतियों के आधार पर हिंदुओं को फैसला दिया जाता था। और मुस्लिम के लिए एक आलमगीर यानी औरंगजेब के टाइम पर एक किताब था, फतवा ए आलमगीरी। आज भी देखो तो फतवा जारी करा जाता है। और फतवा बेसिकली इस्लामिक जो किताब है वो उसको दिखाता है। हाँ, सदर हॉस्पिटल होता है, उसको मुख्य कहते हैं। अब देखो, कह रहा है कि दीवानी अदालत यानी मौलवीज हिंदू पंडित इंटरप्रिटेड इंडियन लॉज, कि जो भारत मतलब एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन वो यूरोपियन के लिए था। क्या नियम चलेगा? तो हिंदू जो नियम चलते हैं ये कौन बताते थे? तो मौलवीज और हिंदू पंडित। फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, किसको? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते थे यूरोपियन, उनको। Who presided over civil courts, जो जिसमें किसको प्रिसाइड किया जाता था? सिविल कोर्ट के अंदर। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी, यानी काजी, काजी का मतलब क्या बताया था? जज होता है। देखो, काजी होता है जज, कल बताया था बिना कि काजी किसको कहते हैं? जज को। और मुफ्ती होता है कि अ जूरिस्ट, यानी एक तरीके से जो न्याय वह सब जानता है। अ जूरिस्ट ऑफ अ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। ये इसी चीज को लिए, ठीक है। आगे, यानी अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स, कलेक्टर्स के सुपरविजन में था। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या हुआ, पता है क्या हुआ इसमें? इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी ना कि हर व्यक्ति, अब सब पंडित अलग अलग हैं। अब कोई कह रहा है कि एक ही टाइप के सजा, एक ही टाइप के क्राइम को एक आदमी कह रहा है कि ऐसे सजा दो, दूसरा आदमी कह रहा है ऐसे सजा दो। इसमें प्रॉब्लम आ जाती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कोई कह रहा है कि मान के चलो चोरी किया है, तो चोरी किया है तो एक कोई स्मृति को दिखा रहा है कि भाई इससे सजा दे दो, इससे सजा देता है 6 साल की सजा कर दो। दूसरा देखोगे इस्लाम वाले थे, वो कहते थे कि सजा किया है ना, नाक काट दो, कान काट दो। तो पहले होता था सच में, ये नाक और कान काट दिए जाते थे। आज भी चलता तो बहुत सारे नाक कान कटवा के घूम रहे होते। कई चीजें ऐसी होती है जो नहीं कहते हैं कि मेरा नाक कटवा दिया, सजा के तौर पर था। अब उसमें ना अलग अलग लोग देने लगे, अलग अलग लोग जो है वो बातें करने लगे। अब इसमें प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए जितने वॉरेन हेस्टिंग था, इसने कहा कि एक काम करो, इनकी जितनी भी स्मृतियां हैं उनको एक साथ लो, उनको उसका इंग्लिश अनुवाद करो। कोई संस्कृत में था, कोई पाली भाषा में था, अलग अलग भाषा में था। कहा कि इसका इंग्लिश अनुवाद करो। उसे कहा था कि डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज या गैंटूस ऑफ हिंदू लॉ, और फतवा आलमगीरी बना दी गई। फिर उसके हिसाब से एक सजा बन के आया। यानी अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स, यानी मेजर प्रॉब्लम यह था कि ब्राह्मण पंडित गेव, मतलब देते थे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, अलग अलग उनके विचार आते थे, ऑफ लोकल लॉज, यानी आमतौर पे जो लोकल लॉज थे उनके हिसाब से, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स, जो अलग अलग स्कूलों के थे, ऑफ द धर्मराष्ट्र, धर्मास्त्र जो है उनके हिसाब से। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं था, आज भी देखो कई ऐसी चीजें हैं जिसको कोई कहता है कि सही है, कोई कहता है गलत है, तो यही यूनिफॉर्मिटी नहीं आता है। तो वही कह रहा है कि जो धर्मास्त्र था उसको टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, यानी ब्रिंग अबाउट मतलब लाने के लिए, क्या लाने के लिए? यूनिफॉर्मिटी मतलब तो एक रूपता, एक यूनि मतलब एक, फॉर्म का मतलब रूप, यानी एक रूपता लाने के लिए इन 1775 यानी 1775 में 11 पंडित्स, 11 पंडित वर आस्ट, उनको कहा गया टू कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है एकीकरण करना, एकत्रित करना, एक साथ उसको जोड़ देना। और डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, कि जितने हिंदू लॉज हैं उनको एक साथ मिला के क्या बना दो? तो डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज बना दो। एनबी हॉल है ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, यानी इस चीज को अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है एनबी हॉल हेड। बाई 1778 आप पढ़ोगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल,
1784 के अंदर स्थापित किया गया। और बहुत सारे ऐसे, देखो अंग्रेज बड़े तेज थे इस मामले में। किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानना हो, उसका सबसे बड़ा खेल क्या है? उसका लिटरेचर। उसका लिटरेचर पढ़ लो, आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार का है, क्या है। बहुत सारे ऐसे हैं। तो देखोगे भगवत गीता तक का अनुवाद करा दिया अलग अलग तरीके से। तो ये है अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड, यानी मुस्लिम लॉ के भी नियम को उसको भी कंपाइल किया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। किसके मदद के लिए? यूरोपियन जजेस के मदद के लिए। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही अंदर अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज स्टेबलाइज्ड, एक नया सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। क्यों? किसके लिए? हमारे लिए नहीं। हुआ क्या, मैंने कहा था ना कि इसके पहले बहुत ज्यादा धांधली होती थी, तो यूरोपियन के लिए एक बढ़िया सुप्रीम कोर्ट बन सके, इस चीज के लिए। अब देखो आगे, वॉज स्टेबलाइज्ड वाइल, जबकि अ कोर्ट ऑफ अपील, यानी अपील का कोर्ट जो था, द सदर निजामत अदालत, निजामत का मतलब होता है प्रशासनिक, यानी जो सदर निजामत अदालत जो थी, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं कि आपको अगर ऊपर अपील करना है तो उसके लिए वॉज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर उसको बनाया गया था। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट, यानी जो प्रधान महत्वपूर्ण इकाई थी भारतीय जिलों के अंदर, वो किसका था? कलेक्टर का। कलेक्टर मतलब जो जमीन का पैसा जाके वसूल के लेके आता है। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है कि हिज मेन जॉब वाज टू, यानी उसका मुख्य जो काम था कलेक्ट करना रेवेन्यू को, एंड टैक्सेस और कर को, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे इन हिज डिस्ट्रिक्ट, अपने जिलों के अंदर, विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से? तो जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, यानी जजेस की मदद से, पुलिस ऑफिसर्स की मदद से, एंड दरोगाज, इंस्पेक्टर नहीं लिखा, दरोगाज। हिज ऑफिस, यानी उसका जो कार्यालय था, द कलेक्ट्रेट, उसका कार्यालय क्या कहलाता था? कलेक्ट्रेट। बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, सत्ता का एक नया केंद्र बन के रह गया। एंड द पेट्रोनेज दैट स्टडली, यानी उसकी निरंतरता धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया प्रीवियस होल्डर्स को ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी के प्रीवियस होल्डर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर है? यहां पर आपने यहां एक चीज देखा होगा, यहां पर देखो दिया है इंपीचमेंट। इंपीचमेंट पता है? इंपीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। लिखा भी है कि अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन पे लेके आने का। चलिए अब देखो यहां पर जो बेसिकली दिया, अब इंपीचमेंट प्रोसेस देखो हुआ क्या ना, खत्म कर देता हूं इसको। हुआ क्या कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, एक नंबर का लीचर था, जिस हद तक आप कह सकते हो ना, उस हद तक गिरने को तैयार था। इसने क्या किया, इसका खेल देखना। ये जाता है वहां पर संरक्षिका बनाने के लिए, एक औरत थी, महिला थी, मीर कासिम की थी, पत्नी थी, उसको कहा कि हम तुम्हें संरक्षिका बना देंगे। उसका नाम था मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए ले लिया, क्या बनाने के लिए? संरक्षिका। और उसको बनाया नहीं। अब बनाया नहीं, बात आग की तरफ फैल गई। वहीं पर एक पंडित जी हुआ करते थे, नंद कुमार। नंद कुमार को पता चला कि और मुन्नी बेगम, सुना है कि वॉरेन हेस्टिंग तुमसे पैसा ले लिया। तो मुन्नी बेगम कहती है, क्या करे पंडित जी, हम तो बदनाम हो गए। अब बात आगे बढ़ती है, कहा कि बदनाम हो गए तो क्या हुआ, ऐसा करो कि जाके उन पर केस कर दो। जैसे कि बता चुका हूं 1773 में सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, तो कहा कि केस करो। कहां केस करे? तो सुप्रीम कोर्ट में। देखो हुआ क्या था ना कि सुप्रीम कोर्ट में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसमें 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। ये चारों के चारों ने ये मान के आए थे कि इस दुनिया का सबसे बेकार आदमी है वॉरेन हेस्टिंग्स। मौके की तलाश में थे, ढूंढा करते थे कौन सा ऐसा मौका मिले कि इसको चाप दिया जाए। मौका मिल गया मुन्नी बेगम का। नंद कुमार उठे, मुन्नी बेगम का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए। अब हुआ क्या कि केस तो रजिस्टर्ड हो गया, और इसमें खेल क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग जो था, जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे और चीफ जस्टिस थे, उसमें था लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेंस्टर, लॉर्ड लिमेंस्टर, ये 3 जज थे, और एक चीफ जस्टिस थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। लुगाई नहीं है, पुरुष है। अब एलिजा इम्पे जो था वो दोस्त निकला किसका? वॉरेन हेस्टिंग का। ये शाम को कहीं पर पार्टी वार्टी कर रहे थे, कहा कि तेरे खिलाफ एक मुकदमा आया है, केस आया है। तो कहा कौन सा केस है? तो कोई मुन्नी बेगम से तूने 3.5 लाख रुपए लिया है। कहा हाँ यार लिया तो था, याद है तुझे, एक बार
तुझे गिफ्ट किया था वो उसी के पैसे के थे। कहा अब तो केस आ गया है यार, बचा ले संभाल ले। तो कहा कि बचा तो लूंगा। केस किया किसने है? तो कोई नंद कुमार पंडित है बंगाल के, उन्होंने किया है। अब कहा एक काम करो, नंद कुमार पर झूठा मुकदमा करवाओ। और नंद कुमार पर झूठा मुकदमा करवाया गया महेश कुमार से, और कहा कि ये हमसे हीरा लिए थे और हीरा का पैसा नहीं दिए और मेरे यहां से कुछ चोरी किए हैं। उस समय सीसीटीवी कैमरा था नहीं, तो उनके गवाह बन गए 2-4 लोग और नंद कुमार को दे दिया गया फांसी। चोरी करने के लिए फांसी दिया जाता है। यूरोपियन नियम चलता था। आज भी यूरोप में अगर कोई चोरी कर देगा तो फांसी तक दे दिया जाता है, आज भी नियम है। और इसी तरीके से नंद कुमार को फांसी दिया गया और यहां पर उसका केस रफा दफा हुआ। अब जब ये बात पता चला तो यूरोप के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम था एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग इस पर लगाता है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था एडमंड बर्ग। देखो कितना बढ़िया लिखा है कि आई इम्पीच द कॉमन एनपी एंड ऑपरेसर ऑफ ऑल। यहां देखो क्या लिखा है, आई इम्पीच, मैं महाभियोग लगाता हूं, हिम उन पर, इन द नेम ऑफ द पीपल, उन सभी लोगों के नाम पर, ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के, हुज राइट्स, जिनके अधिकार को, ही हैज ट्रोडन अंडर हिज फुट, अपने पैरों तले रौंद डाला, एंड हुज कंट्री, और उनके देश को, ही हैज टर्न इनटू डेजर्ट, उनको रेगिस्तान में बना दिया। लास्टली इन द नेम ऑफ ह्यूमन, मानवता के नाम पर, नेचर इटसेल्फ, खुद ब खुद, इन द नेम ऑफ बोथ द सेक्सेस एंड द नेम ऑफ एन नेम ऑफ एवरी एज, यानी नाम किन के, दोनों प्रकार के, महिला पुरुष के नाम पर, यहां दोनों दिख रहा है तो महिला पुरुष के नाम पर, इन द नेम ऑफ एवरी एज, हर उम्र के नाम पर, इन द नेम ऑफ एवरी रैंक, हर ओहदे के नाम पर, आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑपरेसर ऑफ ऑल, मैं हर किसी के दुश्मन और हर किसी के, मतलब ऑपरेसर मतलब तो दबाना, यानी जो जिसके मतलब अधिकारों को जिन्होंने दबाया है उनके ऊपर मैं इसका क्या लगा रहा हूं, महाभियोग लगा रहा हूं। देखो इसका हिंदी अनुवाद भी दिया होगा, कितना बढ़िया लगता है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो बस। वॉरेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्ग ने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था, देखो कितना, मैं उनके, किसके ऊपर, हेस्टिंग, मैं उनके यानी हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूं, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु के, सबके उत्पीड़क के महाभियोग चला रहा हूं। ये किसने कहा था? एडमंड बर्ग। अगर कभी आपको लगे कि हमारे हिंदुस्तान में लूटने वालों की संख्या थी, लूटने वाले सभी थे, तो एक व्यक्ति ऐसा भी था जो यूरोप के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठा हुआ व्यक्ति, जब भारत के लिए लड़ रहा था, चिल्ला चिल्ला के बात कह रहा था कि मैं उन सभी शत्रुओं के ऊपर महाभियोग लगा रहा हूं। तो कभी ऐसा विचार आए तो जरूर कहना लव यू एडमंड बर्ग, इसको जरूर याद करना। समझ आया? तो ये है, कई ऐसे लोग हैं, जब देखोगे ना, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक तरीके से हिंदुस्तान को अपना घर मान लिया है। कुछ लोग लिट्टन जैसे लिटे हुए लोग बहुत सारे हैं, लेकिन रिप्पन जैसे भी लोग हैं जो आज तक हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी बातों को हम हमेशा याद रखते हैं। तुम लोग बस पढ़ते नहीं हो, नहीं तो इतना खूबसूरत सा टॉपिक है ये कि जब आप पढ़ोगे, देखो भाषा कितनी सरल है। अब आप में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता सर ये वाले शब्द का लिखा हुआ मतलब समझ में नहीं आया। ये सब कुछ है, देखो आप हिंदी में पढ़ लो इसका। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773-1785 उन बहुत सारे मतलब व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर के उल्लेखनीय है। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के थी। मैंने कहा ना कि सिविल कोर्ट में यूरोपियन जज बैठेंगे और यहां फौजदारी अदालत यानी क्रिमिनल कोर्ट में कौन बैठेगा? तो जो मौलवीज हैं, मुसलमानों के लिए मौलवीज और हिंदुओं के लिए जो पंडित है, तो वही है, काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो ये है आपका एनसीईआरटी का। अब जाके मैं कहूंगा कि ये चीज आपका पूरा हुआ है। अब बताओ किसी को कोई 1% का डाउट है? तो ये सारी चीजें आप पढ़ा करो, है ना। कुछ बच्चे देख रहा हूं मैं कि ऑनलाइन में भड़के हुए हैं, है ना, कि सर ये है इस चीज के लिए।
लेकिन आपको समझना पड़ेगा, नई चीज हो सकती है आपके, लेकिन इसी से आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन सब इसी सॉल्व होगा। मैं आपको ये आदत पता है क्यों लगा रहा हूं? आप बस पढ़ना शुरू कर दोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप दुनिया का बड़ा सा बड़ा एडिटोरियल पैसेज को भी सॉल्व कर दोगे। ये सारी चीजें यहीं से आती हैं। आप पैसेज खोल के देखोगे, आपको ऐसी कहानियां देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ढेर सारी चीजें हैं, आप पढ़ो। पहले आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको उठा लो। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हिस्ट्री लगता है, मैं हिस्ट्री को उठा लेता हूं। आप ज्योग्राफी उठा लो, इकोनॉमिक्स उठा लो, पॉलिटी उठा लो, कोई भी उठा लो। बस आपको मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी के लिखे शब्दों का अनुवाद करना, इन लिखे हुए शब्दों को बहुत बढ़िया तरीके से समझना। और मेरे हिसाब से यह समझ लो कि एनसीईआरटी के लिखावट को सबसे आसानी समझा जा सकता है। समझ में आया? तो ये चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एनसीईआरटी समझ में आया ना? कोशिश करना आज, मैं हालांकि कोशिश करूंगा कि अपलोड कराने का भी, कि मैं इसका पीडीएफ कम से कम मैं आपको दे दूं, कि आप उसको लेके और हाइलाइटर वगैरह लेके उसको समझा करो, उसको लिखावट। पता है इसका फायदा कहां भी मिलेगा? जब आप मेंस राइटिंग भी करते हो ना, ऐसे राइटिंग में लिखे हुए शब्दों को समझ में आएगा। हिंदी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, तो बढ़िया से आप इस चीज को पढ़ा करो। चलो अब सुनो मेरी बात। इसके बाद कल आपका टेस्ट लगा देता हूं, है ना? देखो ध्यान से सुनना, मेरी क्लास सीधा अब 19 तारीख को होगी इसके बाद। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है कि आपको 11 तारीख को एक टेस्ट दूंगा, ठीक है? और इसी समय, मतलब आपकी क्लास 5 बजे चलती है, 12 तारीख को 5 बजे इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। क्लियर? बैठूंगा नहीं 12 तारीख को, या मतलब जिस टाइम पर भी कराना हो, टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, उसमें वो लिंक आपको मैं फ्री करा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। 11 वाले टेस्ट का सॉल्यूशन 12 को कराऊंगा, फिर एक 13 को टेस्ट दूंगा। यहां आके तुम लोग टेस्ट देना। 13 तारीख को इसका सॉल्यूशन कराऊंगा 14 को, ठीक है? फिर 15 को दूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करा दूंगा 16 को। यानी एक दिन टेस्ट लेके और बाकी अगले दिन सॉल्यूशन करा दूंगा। क्लियर है क्या बाबू? सबका मिसलिनियस कराऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको लगता है कि हाँ उसमें पढ़ना है, मतलब जितना लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। अभी बहुत कुछ पढ़ाया भी तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे बहुत जरूरी काम से घर जाना पड़ रहा है, समझ में आया? बहुत जरूरी काम से इसीलिए जा रहा हूं। तो मैंने सोचा कम से कम आप लोगों के साथ बना तो रहा हूं कुछ, या हो सकता है उसी चीज में कुछ पढ़ा भी दूं। क्लियर है? इसमें कई दिन छुट्टी भी है, सैटरडे संडे भी आ रहा है, तो उसमें वो निकल जाएगा। जैसा होगा मैं आपको अपडेट दे दिया करूंगा। कल जो है, कल आप लोग टेस्ट देने आ जाना। टेस्ट में वोकैब का करा दूंगा और ग्रामर करा दूंगा। ये वोकैब और ग्रामर दोनों तो है ही, क्योंकि जो भी बेसिक मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से हम पढ़ लेंगे। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज वाला